enzymes are globular protein. ग्लोबुलर प्रोटीन, ये कौन दिए थे? ये समनर 1926 में, समनर 1926 में दिए थे, कुछ एक्सेप्शन के साथ भी था। उसके बाद सम एंजाइम में additionally contain a non-protein group accordingly there are two types फर्स्ट में है सिंपल और दूसरा है कंजुगेटेड या कंजुगेट एंजाइम। ठीक है, पहला पॉइंट है हम लोग का सिंपल। फर्स्ट में सिंपल एंजाइम, और इट इज एन एंजाइम, सिंपल एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का होता है, कंजुगेट में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन एडिशनली जो भी ऐड है वो कंजुगेट में कहलाएगा। इट इज एन एंजाइम विच इज होली मेड, up of protein, made up of protein। एक्टिव साइट, देखो एक्टिव साइट, यहाँ पे एक्टिव साइट का वर्ड आया तो हमेशा ध्यान रखना एंजाइम तभी वर्क कर सकता है जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, तो उसका एक एक्टिव साइट होता है ताकि जाके वहां पे वो अटैच्ड हो सबस्ट्रेट। मान लो जैसे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करना है, एंजाइम को काम करना है, तो ग्लूकोज में एक ऐसा मतलब पार्ट होगा जहां से एंजाइम अटैच्ड होगा, फिर वो एक्शन कर पाएगा। तो वैसे साइट को एक्टिव साइट, तो एंजाइम में ही वो साइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लिया जाए ये हम सपोज दैट कर ले एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट है, दोनों अटैच्ड होगा तभी वर्क करेगा। इसलिए एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है ताकि जाके वो एग्जैक्टली एक्शन कर पाए। एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय specific group of its own amino acids। एग्जाम्पल पेप्सिन, मतलब जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेप्सिन, उसके बाद यूरेज, ये सब जो है वो स्पेशल, मतलब इसमें कोई भी तरह का बोलते हैं ना मिलावट नहीं है, जो भी है प्रोटीन का ही बना हुआ है। अगर कुछ और एडिशनली ऐड होता है तो उसमें कंजुगेट में हम लोग पढ़े थे, ये एग्जाम्पल है, चलो इसको नोट करोगे। आगे है सेकंड कंजुगेट एंजाइम, सेकंड नंबर है कंजुगेट एंजाइम।
हेलो पुष्कर, हाँ सर। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है सर का? नेट इशू नहीं क्या? सर उनका नेट इशू शायद क्या है? कॉल वॉल क्या सब बोले कुछ ऑफ पुष्कर? हो गया था उनका। हाँ, वो तो हम भी सर देख उनका रहे कुछ कॉल वॉल आ गया होगा शायद। हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बात करते हैं। हेलो, दिख रहा है? आवाज आ रहा है बच्चा लोग? हाँ सर आ रहे। enzyme consists of its of an apoenzyme and cofactors called holoenzyme. holoenzyme, चलो इसको नोट करो फटाक से। हो गया? हाँ सर हो गया। हो गया कहा था, रिप्लाई करो। हो गया सर। मेरा हो गया सर।
हो गया? हो गया सर। ट्राई करो तुम लोग। क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आपको हम लोग सर आवाज हो लो गया, हो रहा शायद। आपको नहीं आ रहा है। आवाज लग रहा नहीं आ रहा। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। हेलो आवाज आ रहा है? यस सर। हम लोग का आवाज नहीं पहुंच रहा आपके पास। अच्छा हाँ, समझ में। मेरा आवाज आ रहा था ना? हाँ सर। यस सर, चलो, आपकी हो आवाज गया, आ रही ठीक है है। सर। हाँ ठीक है, ठीक है, वो हो गया। हम मिटाएं इसको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग समझे ही थे, हॉलो एंजाइम समझ गए थे। और देखो, कंजुगेट एंजाइम में एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो कि एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलके एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि सिंपल एंजाइम में क्या पढ़े थे कि एक उसका खुद का एक एमिनो एसिड जो होता है वो एक्टिव साइट को मतलब डेवलप करता है, फॉर्म्ड होता है, ठीक है। लेकिन को एंजाइम में एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिल के एक्टिव साइट को फॉर्म करता है। ये चीज है, ठीक है। तो उसको लिखना है। स्मॉल के बाद क्या लिखे हैं सर? क्या? स्मॉल के बाद? स्मॉल हीट है, हीट स्टेबल। अच्छा ठीक है सर। हीट स्टेबल, डायलाइजेबल, डायलाइजेबल पार्ट ऑफ conjugate enzyme. It may be inorganic and organic, ठीक है, in nature। ये भी कल हम लोग समझे थे, इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर, देखो, ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होगा ना, कोफैक्टर्स आर of two types, first coenzyme, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक में भी तो दो पार्ट है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हम लोग कोएंजाइम के बारे में देखेंगे, ठीक है।
coenzyme. Coenzyme, it is a easily separable. It is a easily separable non-protein organic factor. Non-protein organic factors. Organic cofactors. Next है prosthetic group. Prosthetic group. देखो prosthetic group में क्या होगा? It is a non-protein organic cofactor. It is non-protein organic cofactor firmly attached to apoenzyme. एग्जाम्पल हेम प्रोटीन है, बायोटीन प्रोटीन है, prosthetic group required a single apoenzyme for picking up the group and transferring the same. Next है coenzyme required two apoenzyme one for picking up the group, Transferring the same. Coenzyme required two apoenzyme, one for the picking of group second for transferring the group. एग्जाम्पल NAD प्लस NADP प्लस, इस तरह का जो भी है वो ट्रांसफरिंग कर, एक पिक करेगा एक ट्रांसफर करेगा। प्रोस्थेटिक में एक ही चाहिए एपोएंजाइम और कोएंजाइम में ये चीज दो चाहिए, इसलिए टू एंजाइम वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, हम पढ़ देते हैं लास्ट लाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर्ड अ सिंगल एपोएंजाइम फॉर पिकिंग अप ग्रुप एंड ट्रांसफरिंग, मतलब पिक भी करेगा और ट्रांसफर भी करेगा। और को फैक्टर में ये चीज दो है, एक पिक करेगा दूसरा ट्रांसफर करेगा। जो ट्रांसफर करेगा NAD प्लस NADP प्लस, क्योंकि एंजाइम को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। करना मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई भी एंजाइम जो होता है, ठीक है ना, जब बनता है तो उस टाइम पे दो ग्रुप को एक साथ पिक करना पड़ेगा ना। पिकिंग करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है, उसको ट्रांसफरिंग मतलब कहीं और भेजने के लिए अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो पहले पिकिंग करने के लिए प्रोस्थेटिक में
वन ग्रुप चाहिए, वन ग्रुप ऑफ एंजाइम एलिसमेंट टू ग्रुप, मतलब पिक मतलब बाइंड करना दोनों को एक साथ, क्योंकि दो अलग अलग चीज है ना, दो अलग नॉन प्रोटीन एंड प्रोटीन वाला ग्रुप दोनों साथ में आना है ना, ये चीज होता है इसमें। सर वो पिकिंग लिखे हैं, हमको लगा ट्रिकिंग लिखे हैं। हट पढ़ो, पिकिंग ना है रे। हो गया सर। हो गया, मिटाएं? हाँ सर। चलो, ये पिकिंग और ट्रांसफरिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं, कि फिर से हम बताएं? बोलो। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, ठीक है। सबसे फर्स्ट में बता दीजिए सर। पिक अप करने का मतलब है, ट्रांसफर करने का मतलब। सबसे पहले एक बात बताओ कि जैसे मान लो ये एंजाइम्स है, ठीक है, और एंजाइम के साथ कौन अटैच्ड होता है? तो सब्सट्रेट। तो सबसे पहले एंजाइम जो दो मॉलिक्यूल का बना हुआ है उसको इससे अटैच्ड होना, तो उसी को बोलते हैं पिक करना, ठीक है। और ट्रांसफरिंग करने का मतलब है कि सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये होता है ट्रांसफर। तो इसीलिए जब एंजाइम बनता है तो वहां पे जो मैकेनिज्म है, क्योंकि कंजुगेट में हमेशा दो होगा, नॉन प्रोटीन एंड प्रोटीन दोनों एक साथ आएगा। अब एक साथ आने के बाद उसमें एक एपोएंजाइम जो होता है वो सब्सट्रेट को पिक करेगा, मतलब उससे बाइंड करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना तो ये ट्रांसफर हो गया। तो वो काम इसके लिए, जैसे अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो उसके लिए ये दो चीज चाहिए, आई मीन दो अलग अलग एपोएंजाइम चाहिए। लेकिन अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें, कोएंजाइम, एक सेकंड, कोएंजाइम, अगर कोएंजाइम की बात करें तो उसमें मात्र एक ही एपोएंजाइम होगा, एक ही एंजाइम का, जिसको वो पिक भी करेगा और इसको कन्वर्ट भी कर देगा। समझ में क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। जैसे हम एग्जांपल लिखे थे NAD प्लस NADP, वो क्या है? एक तरह का एंजाइम है जो ट्रांसफरिंग करने का काम करता है। तो ट्रांसफरिंग के लिए एंजाइम है। और ये जब भी हम लोग जैसे मान लो ट्रांसफरिंग है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हाँ, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम को ट्रांसफरिंग, एंड पिकिंग का मतलब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है, पिकिंग। समझ में आया? बोलो, क्लियर है अब? यस सर। हाँ सर। ये चीज है, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना।
क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर्स है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मुझे बता दे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है, आई मीन सॉरी पॉइंट है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें कि ये तो हम लोग का ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक भी होता है। मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम आर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको नोट ही करना है। मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर made of water soluble vitamin, water soluble vitamin। ठीक है, तो विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, एग्जाम्पल के तौर पे थायमीन, राइबोफ्लेविन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटामाइड, ETC कर देते हैं। ठीक है, उसका इनऑर्गेनिक फैक्टर ये हो गया। अब है इसमें इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, it includes ions of a variety of minerals, example कैल्शियम, आयरन, Fe भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर, Zn, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, निकल और मोलिब्डेनम, ETC। ठीक है, they usually functions as activator by forming one or more coordination bond with देखो एक्चुअली में क्या है कि ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मिनरल, वो हर एक एंजाइम के एक्शन को, आई मीन उसको एक्टिवेट करता है, तभी वो एक्शन कर पाता है। इसलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब भी एंजाइम वर्क करेगा तो वहां पे कोई ना कोई मिनरल्स होगा ये सब में। ठीक है, जैसे इसमें हम कोबाल्ट वगैरह नहीं लिखे हैं, वो सब भी हो सकता है, बट ये सब मोस्टली तुमको Mg मिल जाएगा, Mn मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा, K+ मिल जाएगा, Ca2+ मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। इस तरह का जो है, जो कॉमन है, वो मिनरल्स एज ए एक्टिवेटर काम करता है। ठीक है, बिना एक्टिव किए एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, दे यूजुअली फंक्शन एज एक्टिवेटर बाय फॉर्मिंग वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड with both the substrate and active site of enzyme ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, जैसे Fe2+ ये आयरन है, is cofactor for catalase एंजाइम है। उसके बाद फिर क्लोराइड आयन Cl-, ठीक है, स्टिमुलेट activity of salivary amylase, ये है। देन फिर
जिंक जो होता है, ये जिंक रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब एग्जांपल भी पूछ देता है कभी कभी। पेप्टाइडेज, ऐसे भी ये सब चीज हम लोग को मिलेगा कहाँ पे, मिनरल न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे प्लांट वाले में, वहां पे। ठीक है, NAD प्लस एंड NADP प्लस एक्टिविटी ये होता है। चलो इसको नोट कर लो। हो गया सर। अब है इसका एक्टिव साइट। हॉट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है समझो। जैसे मान लिया जाए कि एक एक्टिव साइट का सेगमेंट मान लो, ठीक है, सॉरी एंजाइम का एक सेगमेंट मान लो, क्योंकि उसका अपना अपना केमिकल नेचर है सबका। तो क्योंकि वो प्रोटीन के कंडेंस पार्ट से बनता है, तो सब मान लो ये प्रोटीन जो है वो एक साथ बना हुआ है, एक साथ बाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या ये पूरा जो है पार्ट वो सारा एक्टिव साइट है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा जो पार्ट है वो एक्टिव साइट हो। एंजाइम का बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, आई मीन स्मॉल सेगमेंट बोल सकते हो, वही एक्टिव होता है और वहीं पे जाके कोई भी सबस्ट्रेट जो है जाके वहां बाइंड करता है। और अगर कंजुगेट हुआ तो वो एपो एंजाइम का जो है मैकेनिज्म वो समझ लेना कि एपो एंजाइम चाहिए दो, ठीक है, एक पिकिंग आई मीन एक बाइंड होने के लिए, देन जो है एक ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए सिंपल प्रोटीन का, तो उसका जो एक्टिव साइट है खुद का उसका एमिनो एसिड बना लेता है। यहाँ पे तो एमिनो एसिड है ना, क्योंकि प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट है। उसमें से देखना पड़ेगा
कि कंजुगेट में कौन सा प्रोटीन पार्ट है, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है ना, वो और एपो एंजाइम जो होता है, जो प्रोटीन पार्ट है, और प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोले थे एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन को पार्ट कहते हैं कोफैक्टर। तो दोनों मिल के एक्टिव साइट का यहाँ फॉर्मेशन करता है, ये चीज है, ठीक है। तो एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ एंजाइम जो है वो उसका एक्टिव साइट या एक्टिव स्पॉट कहलाता है, ये चीज है, इसका ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, जब इसको एक्टिव करना होगा, ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, अगर कोई ना कोई वहां पे ग्रुप होगा, तो वही ग्रुप बता रहे थे कि एपो एंजाइम, अगर हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक का और एक को बात करते हैं कोफैक्टर का, तो प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है उसमें 2 एपो एंजाइम थे। सर माइक सर आपका ऑफ माइक म्यूट हो गया। तो ये तुम्हारा, ठीक है। An active site is an area of the enzyme which is capable of attracting and holding particular substrate molecule by its specific charge, size and shape so as to allow the chemical change। सर एंजाइम में पहले ही से उसका शेप साइज बना रहता है जब वहां पे फिक्स होने वाला था, तो हाँ, देखो एक्टिव साइट का मतलब क्या हो, हम जैसे मान लो हम इसको ले लेते हैं एक एंजाइम, तो ये जो शेप साइज बना हुआ है वो एक्टिव साइट है, इसीलिए वो लिखा हुआ है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो स्पेसिफिक उसका चार्ज होता है, उसका साइज होता है, उसका शेप होता है, तभी ना जाके बाइंड करेगा। तो वही हमको लगा कि सर जब सबस्ट्रेट ऐड होने वाला होता है तब उसके हिसाब से बनता है उसका नहीं, शेप। पहले एंजाइम अगर है तो उसमें एक्टिव साइट पहले से ही बना हुआ रहेगा, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। only a small portion of enzyme is active site, स्मॉल पोर्शन ही होता है, ये चीज हम सिखाए भी हैं, ठीक है। एक्टिव साइट consist of a few amino acids and their side group which are brought together in a particular fashion
particular fashion due to secondary and tertiary, due to secondary and tertiary folding of protein molecule, folding of protein molecule and its association with cofactors, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, इसका नोमेनक्लेचर हो गया सर। हो गया कंप्लीट सबका, मिटाए। मिटाए, कंप्लीट हो गया। यस सर। देखो अब हम लोग का है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोमेनक्लेचर के हिसाब से ही हम लोग डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे कि ये हार्मोन है या एंजाइम या अदर केमिकल्स होता है, ठीक है। देखो इसमें दो तीन चीज तुम बस ध्यान रखना कि ये कैसे इसका कैटेगराइजेशन या नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना। तो एंजाइम्स जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसका पहले जो नाम बस रख दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारा केमिकल का पता चला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि साइंटिस्ट के सामने हम कैसे उसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो कुछ ओल्ड को छोड़ के जब नया नोमेनक्लेचर का सिस्टम बना तो किसी भी केमिकल में सफिक्स में ASE जोड़ना पड़ता था अगर वो एंजाइम है तो, ठीक है। अब एंजाइम का कैटेगराइजेशन का 3 बेसिस था। पहला था उसका सोर्स, एग्जांपल हम बताते हैं। पपाया से एक पेपिन एंजाइम होता है, पपाया से एक पपाइन एक एंजाइम है, पपाइन एक एंजाइम है जो पपाया से ओरिजिन है, मतलब वहां से वो निकाला गया एंजाइम वहां प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पहला बेसिस था कि सोर्स ऑफ ओरिजिन या फिर सिंपल सोर्स अगर समझ ले तो उस हिसाब से जिसको कैटेगरी किया गया उसको हम लोग नाम दिए कि चलो जिस सोर्स से निकला उसी के हिसाब से नाम दे दिया। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारा सबस्ट्रेट लेवल से उसको करना। सबस्ट्रेट लेवल से, जैसे सबस्ट्रेट का कहने का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें एंजाइम का एक्शन होना है, तो उस हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर। तो जैसे मान लो सुक्रोज, डाइजेशन में पढ़े थे और पढ़ाए भी तुम लोग को, इसके लिए क्या था सुक्रेज, ठीक है। जैसे माल्टोज, उसके लिए क्या था माल्टेज, ठीक है। तो ये जो नोमेनक्लेचर किया गया है वो सबस्ट्रेट लेवल से या सबस्ट्रेट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एंड सबसे लास्ट है केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। मान लो केमिकल रिएक्शन रिडक्शन होना है तो यहाँ पे रिडक्टेज, अगर ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेज। तो अगर इस तरह का कुछ वैसा एंजाइम दिखता है कि ऑक्सीडेज है या रिडक्टेज है तो सिमिलरली समझ में आ जाए कि नहीं इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होना है, देन इसमें रिडक्शन होना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब CO2 का रिडक्शन होता है, हम लोग पढ़ेंगे भी फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 का जब रिडक्शन होता है तो वहां पे लिखा जाता है NAD रिडक्टेज एंजाइम। इसका मतलब CO2 पे ये एक्ट करेगा और उसको रिड्यूस करेगा, और NAD रिडक्टेज मतलब ये
नाम दिया गया है। तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से और सबस्ट्रेट लेवल के हिसाब से एंड सोर्स ऑफ एंजाइम, जहां से वो ओरिजिन हुआ, जहां से निकाले, उसके हिसाब से है। देखो सारे का नोमेनक्लेचर में एक सफिक्स वर्ड जो है ASC लगा हुआ है। तो ASC जहां पे भी रहेगा मतलब हम समझ लेंगे वो क्या, वो एंजाइम है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि पुराने टाइम पे जो ओल्ड नोमेनक्लेचर है, जैसे टाइलिन समझते हो ना, स्लैवरी एमाइलेज, तो इसको चेंज करके स्लैवरी एमाइलेज लिखा गया, बट टाइलिन नाम हम ले सकते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसमें कोई ASC नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कुछ को छोड़ के बाकी बात जो लेवल ऑफ बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर है वो 3 है, सोर्स, सबस्ट्रेट लेवल एंड केमिकल रिएक्शन लेवल। बस यही है। क्लियर है? बोलो। कुछ एग्जांपल्स आएगा वो हम लोग देखेंगे, जो एग्जांपल हम बताए भी वो लिखवा भी देंगे। बोलो, कोई दिक्कत समझने में? नोमेनक्लेचर क्या है समझ में है? बोलो सर केमिकल रिएक्शन फिर से बताइए ना। देखो, केमिकल रिएक्शन जैसे मान लो हम बताया कि ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेज, रिडक्शन होना है तो रिडक्टेज। जैसे हम बताएं यहाँ NAD रिडक्टेज, ये एग्जाम्पल लिखे, एंजाइम है, CO2 को रिड्यूस करना होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जब वहां पे रिड्यूस करना होता है, ठीक है, तो वहां पे रिडक्शन प्रोसेस है, तो वहां पे उस हिसाब से उसका नाम रख दिया गया रिडक्टेज। क्लियर है? उसी तरह ऑक्सीडेज है, न्यूक्लियेजेज है, बहुत सारा एंजाइम है, बट एक तो एग्जाम्पल का हम समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। तो इसको हम लोग नोट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर कुछ ओल्ड मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन क्या, बस जो नाम दे दिया गया इवन की पेप्सिन्स वगैरह को एमाइलेज को स्टेप्सिन्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ को छोड़ के मैक्सिमम जो है वो सामने है हमारे नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो इसको लिखते हैं, all enzymes should end in suffix ASE. Exception are some old names. Example: Tyline, trypsin, पेप्सिन, etc. ये चीज है, ठीक है। अब देखो etc, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है some old names indicates the source but not the action, मतलब सोर्स के हिसाब से उसका है, ठीक है ना। एग्जाम्पल पपाइन, ये होता है फ्रॉम पपाया, नेक्स्ट है ब्रोमेलिन लेन फ्रॉम पाइनएप्पल of family Bromaceae. In modern system, enzyme names are given after first
first substrate level substrate acted upon जैसे सुक्रोज माल्टेज माल्टोज, ठीक है, पेप्टाइडेज पेप्टाइड, इस तरह से है, ठीक है। दूसरा हो जाता है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन लेवल। केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डीकार्बोक्सिलेज न्यूक्लियस ETC। चलो इसको नोट करो। तो एंजाइम का नोमेनक्लेचर है, फिर क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, नोट करो। हो गया सर। हो गया, मिटाएं? हाँ सर। ठीक, चलो। ये तो नोमेनक्लेचर था। उसके बाद ओल्ड सिस्टम में जो है, पहले जो था वो क्लासिफिकेशन, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन के केस में क्या था, उसके एक्शन के हिसाब से उसका नाम रखा है। जैसे हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, ठीक है, तो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम जो भी था उसका काम था कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, या सिंपल फॉर्म में, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम काम करता है वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और एक दो कैटेगरी में बांटा, एक हाइड्रोलाइजेज एंजाइम और एक जो एंजाइम का नाम था वो डेस्मोलाइसिंग एंजाइम नाम था, जो कि कैटलाइजिंग रिएक्शन के अलावा वो कुछ और, जैसे जैसे एल्डोलेज, वो बाइंडिंग वगैरह का काम करता था। मतलब दो, या तो कोई ब्रेक हो रहा है तो उसका हाइड्रोलाइजिंग,
और या में तो किससे कुछ भी चीज के बन के बाइंड कर रहा है, तो एल्डोलेज वगैरह जो एंजाइम है वो क्या करता है, किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को या तो बनाता था प्रोडक्ट को या तो तोड़ता था, सिंपल है उसमें। तो उस तरह का एंजाइम को जैसे नाम दे दिया गया है एल्डोलेज, पेरोक्सिडेज, कैटलेजेस, कार्बोक्सिलेजेस, इस तरह से कैटेगरी क्लासिफिकेशन का हम बात करें, नॉमेनक्लेचर में क्लासिफिकेशन किया गया इस हिसाब से। उसके बाद जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का मतलब उस इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ, एस्टैब्लिश किया गया, तो उसमें वो जो है नॉमेनक्लेचर को मतलब सॉरी क्लासिफिकेशन किया हर एक एंजाइम का। तो अभी जो हम लोग मॉडर्न टाइम पे जो भी क्लासिफिकेशन मतलब पढ़ रहे हैं एंजाइम का, वो IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ही इस चीज को क्लासिफाई किया गया, जो कि अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफेरेज, तीसरा हाइड्रोलेजेज, चौथा है लाइजेजेज, पांचवा है आइसोमेरेजेज एंड छठा है लाइगेजेज। ठीक है, तो जो भी है सबका अपना अपना, जैसे लाइगेजेज है तो वो क्या करेगा, वो स्टिकी कैरेक्टर मतलब वो जोड़ता है ये चीजें। तो क्लासिफिकेशन इसी हिसाब से किया गया। तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखो एनसीईआरटी में सीधा सीधी लिख दिया है कि क्लासिफिकेशन को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन पहले जो क्या था, पहले ध्यान रखना हाइड्रोलाइजिंग एंड डेस्मोलाइजिंग जो एंजाइम है वो है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग डायरेक्टली इसको लिखते हैं, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ enzyme classification was introduced by International Union of Biochemistry, International Union of Biochemistry, ये है in 1961। in 1961 में किया गया। ठीक है, अब जो है it groups enzyme into the following six categories। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफेरेज, तीसरा है हाइड्रोलेजेज, चौथा है लाइजेज, पांचवा है आइसोमेरेजेज और छठा है लाइगेजेज। ये चीज है। ठीक है, सो ये 6 कैटेगरी है जो हमको इसका क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। ठीक है, आइसो क्या लिखा है? आइसोमेरेज, ठीक है, ये लाइगेजेज है। ठीक है, तो ये है, जैसे इसमें देखो जो भी हम लिखवाए हैं तुमको, जो भी एंजाइम्स वगैरह है, ठीक है, सब कुछ में बॉन्ड ही टूटता है। जैसे लाइगेजेज में एटीपी का यूज हो जाएगा बॉन्ड टूटने में, तो सबका अपना अपना कुछ कैटेगरी है। ठीक है ना, इसमें ये 6 का जो हम लोग डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज हम लोग का क्लासिफिकेशन ये लिख लो। एनसीईआरटी को जो है एक बार रीड करना, क्योंकि उसमें सारा कुछ दिया हुआ है,
ठीक है, उसमें ए बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट वगैरह करके दिया है, उसको एक बार जरूर करना। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे और इसको कंप्लीट लिखेंगे भी, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और अगर तुमको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो उसके बाद हम लोग का है प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी में हम लोग को देखना होगा कि उसका क्या नेचर है, क्या एफिशिएंसी है, कैसे अनचेंज फॉर्म वगैरह है, उसका फैक्टर्स पढ़ेंगे। देन हम लोग का होगा एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन एंजाइम, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं बट इसमें लॉक की हाइपोथेसिस है, मतलब 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ही, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ, ठीक है। आज के क्लास में अगर कुछ डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो, कि कुछ चीज अगर नहीं समझ में आया तो। ये इतना डीपली पढ़ाए हैं, इतना अगर हम लोग 12th तक में पढ़ते पढ़ते रहे तो तब तक चलेगा ना सर? अभी अगर पूरा नहीं हो पाएगा सर। देखो हो जाएगा हो जाएगा, हम क्या बोले कि कुछ चीज है जो थोड़ा नोट्स में तुमको लग रहा होगा, क्योंकि नोट्स में थोड़ा आगे पीछे पॉइंट रहता है, इसीलिए बहुत सोच समझ के जो है ना नोट्स हम लाइन को लेते हैं, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा पाए, ठीक है ना, वही चीज होता है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स लेंदे इसीलिए है क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स ना तो ये सारा तुम्हारा बोले ना ये बहुत ज्यादा काम आने वाला चीज है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोटीन और एंजाइम को एग्जैक्टली डिफाइन इसलिए किया गया, एग्जैक्टली इसका डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि सबसे ज्यादा चीज क्वेश्चन पूछने वाला इसी में, कुछ कुछ चीज है जो कि इसमें रहता है, इसीलिए वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो जैसे नॉमेनक्लेचर वगैरह उतना ज्यादा उसमें नहीं है, बट हम बता दिए क्योंकि एंजाइम पढ़ा रहे उसको पूरे अच्छे से पढ़ा दे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि एंजाइम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कम से कम एक चीज तो रहेगा, जब ऐसा कुछ है जैसे तुमको अभी हम बताए ना कि सबस्ट्रेट लेवल पे, तो एंजाइम जब याद करोगे तो वहाँ याद हो जाएगा, तुमको वहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज होता है, और हाँ ये चीज हम मानते हैं कि नहीं सर, मतलब कुछ कुछ थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा उसके लिए हम पूछ रहे थे। हाँ वो चीज है, हम तो बोल ही रहे हैं कि देखो कुछ कुछ चीजें जब नोट्स में होता है तो एक्स्ट्रा जो मेन पॉइंट है, जो एनसीईआरटी का पॉइंट है या फिर जो भी पॉइंट इस टॉपिक में होना चाहिए वो हम जरूर हम समझाते हैं, समझाते उतना ही, लेकिन लिखाने में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ठीक है, वो चीज हम समझते हैं, ठीक है ना। इसीलिए चलो फिर कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास इसको कंप्लीट करके देन हम लोग उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रोटीन नेचर होता है, एफिशिएंसी क्या वगैरह पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वही बोल रहे हैं एग्जाम में सर ये आपको स्ट्रक्चर पूछता है सर, वो बी प्लेटेड, फिर आपको अल्फा हेलिक्स टाइप का। हाँ ठीक है। देखो एक्चुअली बता देते हैं, प्रोटीन का जो एनसीईआरटी में है मेनली स्ट्रक्चर से पूछता है, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड काम करता है कौन सा बॉन्ड नहीं करता है, मेनली अगर मेडिकल की बात करें तो। और जब तुमको लिखने आ जाएगा वहाँ एकेडमिक में, तो प्रोटीन का अगर दे दिया कि हाँ उसको डिस्कशन के साथ लिखना है, तो चारों का फिगर के साथ तुमको उसका कुछ ना कुछ डिस्कशन 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट में देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कैसा मार्क्स में वो पूछा गया, ठीक है। बट टर्सरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो स्टेबल होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा जो है वर्क, ये सब सेकेंडरी टर्सरी का स्ट्रक्चर में काम आता है, ठीक है। प्राइमरी और क्वार्टरनरी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, उसको हम लोग तुरंत डीनेचुरेट कर सकते हैं टेम्परेचर वगैरह देख के, ठीक है ना। तो जो एंजाइम बनता है या जो भी ऑल अदर प्रोडक्ट है वो सब इसी का काम है। सो यही है तुम्हारा, ठीक है। ठीक है चलो सबको समझ में आ गया आज का मतलब क्लियर है।